morning student. Myself Anil Singh, physical education teacher from Center Public Academy, Chori Chowk. Student, let's start our second chapter in physical education. Sorry, third chapter, yoga and lifestyle. What is yoga? Yoga means योगा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने का सौभाग्य हैं। जैसे कि योगा बहुत सारी मीनिंग है योगा की, लेकिन दूसरा योगा मीन्स योगा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम कम से कम समय में अपने पूरे बॉडी को फिट और सुदृढ़ कर सकते हैं। योगा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी बीमारियों को अपने बॉडी से दूर रख सकते हैं। कैसे देखते हैं। पहले चीज तो जानते हैं योगा। व्हाट इज योगा? योगा का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से लोगों ने लिया है और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से लिया है। और सबसे पहली चीज तो ये जानते हैं योगा के फाउंडर जो हैं वो स्वामी दिगंबर नाथ जी हैं। उन्होंने योगा का फाउंडेशन किया और योगा को फाउंडर में उन्हीं का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, योगा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू पहले के ऋषि मुनि लोग अपने बॉडी स्ट्रक्चर को फिट एंड फाइन रखते थे और आजकल के लोग उसी चीज को बदल के जिम के रूप में लेते आए। लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट, योगा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे ऋषि मुनि जो हमारे पूर्वज लोग करते हुए आए हैं और इसके थ्रू हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही फिट एंड फाइन रहती है। जैसा कि मैं बताया हूँ कि मीनिंग ऑफ योगा वो चीज योगा का मीनिंग मैं बताया जैसे पहले कि योगा का मीनिंग डिफरेंट टाइप के लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। तो सबसे पहली चीज ये जानते हैं कि योगा वो शक्ति है जिससे आपकी आत्मा परमात्मा से मिलती है। योगा ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आपकी होल बॉडी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर फिट एंड फाइन रहती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ योगा? क्या होता है इंपॉर्टेंस? सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को फिट एंड फाइन रखने के लिए सबसे पहले योगा जरूरी है। तो पहला इंपॉर्टेंट तो ये हो गया कि आपके बॉडी को फिट रखने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंस एजिंग फैक्टर, जो आपका एज फैक्टर होता है उसको देखते हुए आप अगर रेगुलर योगा आपकी हैबिट में है तो आप अगर योगा कर रहे हो तो अगर आपकी एज 60 साल की हो जाए तो आपकी उम्र ऐसी लगेगी कि आप 50-52 के हो 50 to 50 के बाद। क्यों? क्योंकि वो आप रेगुलरिटी में आपकी हैबिट है योगा करना, तो कहीं ना कहीं उससे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी में जो इम्प्रूवमेंट रहेगी वो कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट रहेगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एज फैक्टर को भी दूर रखता है। दूसरी चीज कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन। थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन। जैसे कि क्या होता है कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, वो हमें अपने सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल नहीं होता है, ओवर कंट्रोल हो जाता है। कोई कुछ बोलता है गुस्सा आ जाता है। ये चीज जब आप योगा करोगे मेडिटेशन करोगे तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ही कंट्रोल हो जाती है। डेवलप कोऑर्डिनेशन आपका आपसी तालमेल। जैसे कि कोई भी आप एक्सरसाइज या कोई भी योगा करते हो उसमें एक दूसरे की सहारा बनने की बहुत ही जरूरी होती है। तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन जो आपका होता है वो एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। नेक्स्ट, इंप्रूव हेल्थ एंड हाइजीन। मैं सबसे पहले ही बताया हूँ कि आपका जो हेल्थ है वो सबसे अच्छा इंप्रूव होगा, क्योंकि योगा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम कम से कम समय में अपनी पूरी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो 4-5 आपके इंपॉर्टेंस हो गए। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंस है आपकी योगा के। आप ऐसे जनरली आप सोच सकते हो बेसिकली कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। इसमें और सारे इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है आसन एंड प्रिवेंट मेजर। देखिए सबसे पहले चीज तो ये क्या लीजिए, आसन हमारा क्या होता है? आसन हमारा वो चीज होता है जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले की बात ये है कि इसमें सूर्य नमस्कार होता है। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं? 12 स्टेप होते हैं, 12 स्टेप होते हैं। वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होता है, वो सारा सर्कल की तरीके से होता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछता है कि सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं, आप बेझिझक बताओगे कि 12 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रिया। प्राणायाम स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रिया। पहली चीज तो आप जानिए प्राणायाम बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें करना क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ये जानिए कि सब अनुलोम विलोम में हम पहले बैठते हैं, दोनों पैर ऐसे करके, उसके बाद एक नोज से सांस खींचते हैं और दूसरी नोज से सांस छोड़ते हैं, वो होता है अनुलोम विलोम। वो प्राणायाम में आता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति। कपालभाति क्या होता है कि जब हम अपने पेट को रोटेट करते हैं, वो कपालभाति होती है। और वो रोटेशन जो होती है वो बहुत ही नॉर्मल और वे में होती है, ठीक है। उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम हैं। शीतकारी प्राणायाम। नेक्स्ट मेडिटेशन स्टूडेंट, मेडिटेशन में एक ही चीज आती है मेडिटेशन करने के लिए कि आप शांति से जहां पे कोई ना हो आराम से बैठ के और ध्यान एक जगह केंद्रित करें, उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। फिर मैं एक बात बता दूं, मेडिटेशन में एक ही चीज होती है, ध्यान से एक जगह बैठ के किसी भी एक चीज पे ध्यान केंद्रित किया जाए, उसे हम कहते हैं मेडिटेशन। नेक्स्ट यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है? यौगिक क्रिया में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन बेसिकली जो होती है वो 3 क्रियाएं होती हैं। जल नीति, सूत्र नीति और जल नीति, सूत्र नीति, जल नीति, सूत्र नीति और नौली नीति। जल नीति, सूत्र नीति और नौली नीति, इन 3 नीतियों में आपको मैं बता दूं, सूत्र नीति, पहले जल नीति क्या होती है? जल नीति में क्या होता है कि हम अपने एक नोज में पानी को डालते हैं और दूसरे नोज से निकालते हैं, तो जल नीति होती है। नौली नीति क्या होती है? नौली नीति जो आपका पेट होता है उसको टाइट करते हैं, चेस्ट को टाइट करते हैं, और नौली नीति होती है और एक वे में होती है। तीसरा सूत्र नीति, जब हम अपने मुंह में जीभ के पास एक धागा डालते हैं और दूसरी तरफ से निकालते हैं, वो होती है सूत्र नीति। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आता है योगा फॉर प्रिवेंट ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मतलब योगा, वो कौन सी योगा है जिससे हमारा मोटापा दूर हो सकता है। मैं फिर बता दूं स्टूडेंट, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली तो ये 3-4 टॉपिक में बता दूं, 1, 2, 3 एंड 4। वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी योगा है जिसके थ्रू हमारा मोटापा कम हो सकता है, वो कौन सी योगा है जिसके थ्रू हमारा डायबिटीज कम हो सकता है, वो कौन सी योगा है जिसके थ्रू हमारा अस्थमा कम हो सकता है, वो कौन सी योगा है जिसके थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये 4 टॉपिक जो है आपको एकदम अच्छे से देखना है और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको ओबेसिटी कम करने के लिए जो योगा आप यूज करोगे वो आप इसमें नहीं यूज कर सकते बेसिकली। तो सबसे पहली चीज कि आपको ओबेसिटी कम करने के लिए सबसे पहला जो योगा होता है वो होता है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसके थ्रू हम ओबेसिटी कम कर सकते हैं। वज्रासन के आपको बेनिफिट्स भी लिखने पड़ेंगे, कंडीशन भी लिखने पड़ेंगे और पोस्चर भी बनाने पड़ेंगे। बेनिफिट, आप बेनिफिट में पहला बेनिफिट डालोगे कंट्रोल ओबेसिटी, वज्रासन। दूसरा बेनिफिट डालोगे रिफ्लेक्स योर लेग एंड हैंड्स। मतलब जो जिस पोज में आप खड़े रहोगे, वज्रासन का पोज ऐसे है
तो आपका उसमें कौन कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर आपका मूवमेंट हो रहा है वही आप बेनिफिट में डालोगे। नेक्स्ट आसन आता है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन हम अपने पूरी बॉडी को एक त्रिकोण की तरीके से बनाते हैं। त्रिकोण आसन क्या करता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है त्रिकोण आसन। तो स्टूडेंट त्रिकोण आसन ओबेसिटी को कंट्रोल के लिए होता है। अर्ध मध्यस्थ आसन। अर्ध मध्यस्थ आसन ये एक ऐसा आसन होता है जिसमें हम बैठ के और अपने एक थाई को दूसरे हैंड से रोटेट करते हैं। नेक्स्ट वो होता है अर्ध मस्त आसन। नेक्स्ट आसन स्टूडेंट हल आसन। हल आसन। हल आसन में क्या होता है कि हमारी जो पैर होते हैं दोनों लेग वो बेंड होते हैं अपर बॉडी की तरफ और जो हमारा हैंड होता है वो हमारा बैक साइड में एकदम स्ट्रेट है। वो हो गया हल आसन। तो चार ऐसे आसन हैं जिससे हमारा ओबेसिटी कंट्रोल हो सकता है। कौन कौन से? पहला त्रिकोण आसन, दूसरा वज्रासन, तीसरा हल आसन, चौथा मध्य अर्ध मध्य आसन। ये चार ऐसे आसन हैं जिससे हमारी ओबेसिटी कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक योगा फॉर प्रिवेंट डायबिटीज। वो कौन से आसन हैं जिससे हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है? क्योंकि इस समय बेसिकली आप देख रहे हो जो न्यू जनरेशन है उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ओबेसिटी और डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे। क्योंकि नए जनरेशन में लोग पैसे को वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं और फिटनेस को वैल्यू कम दे रहे हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर आपकी फिटनेस ही नहीं रहेगी तो आप कैसे जिंदा रहोगे? अगर आप 20 साल की एज में 30 साल की तरीके के लगने लगोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि आपकी ओबेसिटी इतनी हैवी हो जाए कि बीएमआई के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही हाई चली जाए तो ये अभी इस उम्र के थ्रू अच्छी चीज नहीं है। तो मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि योगा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सबसे कम समय में अपने पूरी बॉडी को फिट रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट योगा फॉर प्रिवेंट डायबिटीज। डायबिटीज मींस होता है शुगर। अब ये बताइए कि बेसिकली अभी जो न्यू जनरेशन है उसमें ये सब आम बीमारियां चल रही हैं, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब जल रही चीजें, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना है? अब डायबिटीज को हमें कंट्रोल कैसे करना है? उसकी आसन भुजंग आसन। पहला आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन में क्या करना है? हमें लेट जाना है और दोनों हाथ को ऐसे करके सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच पूरी स्ट्रेच करना। और उसके साथ साथ उसके बेनिफिट्स भी लिखने हैं। जो मैं बता दूं स्टूडेंट, बेनिफिट वही होगा जिस तरीके से आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी। अगर हैंड मूवमेंट कर रहा है तो हैंड बेनिफिट में लिखिएगा रोटेटेड हैंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जो भी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, चाहे हैंड हो, चाहे सर हो, चाहे लेग हो, चाहे जो भी पार्ट हो वो मूवमेंट कर रहा है तो बेनिफिट में उसकी चीजें आनी चाहिए। पहला हो गया भुजंग आसन, दूसरा हो गया पश्चिमोत्तान आसन। ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जो भी आसन आपको डायबिटीज में यूज हो रहे हैं वो ओबेसिटी में यूज नहीं होंगे, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। दूसरा हो गया पश्चिमोत्तान आसन, पवन मुक्त आसन। तीसरा हो गया पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन एक ऐसा आसन है जिसमें हम दोनों पैरों को बैंड करके और अपने चेस्ट के पास लाकर और रखते हैं और होल्ड करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। अर्ध मध्यस्थ आसन। इस आसन में हमारे जो भी लेग होते हैं वो दूसरे साइड में चले जाते हैं और उसके अलावा जो भी हमारे हैंड होते हैं वो सेम पोस्चर में रहते हैं। ओके स्टूडेंट, पहले तो